मैं अरुण गौतम, स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज पे। और आज जो हमारा टॉपिक है बायो का, वो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? शुक्र जनन। रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है जो फर्स्ट स्टेज होती है, और गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट हैं, ooजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। ooजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में बात कर ली थी, और आज हम लोग बात करेंगे कौन से जनन की? शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अल्टरनेट हर साल छोड़कर एक साल इससे क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो या पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाता हो, है ना। तो अच्छे से देख लेना, इजी है, ooजेनेसिस के कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है बेसिकली? तो अपन कहेंगे कि स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस, स्पर्म यानी शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, किसके निर्माण की प्रक्रिया को? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो शुक्राणु या स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो हम लोगों को पता है कि इनका फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? टेस्टिस में। कहाँ होता है? टेस्टिस। टेस्टिस मीन वृषण में होता है। कहाँ होगा? वृषण में होगा। चलो ठीक है, वृषण में कहाँ होगा? वृषण में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। कौन सी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं कौन सी नलिका? शुक्र जनन नलिका। और इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं में सेल्स पाई जाती है। एक वो आवरण तो पाया ही जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम। वो तो चाहे ओवरी की बात करें चाहे टेस्टिस की बात करें, एक बार देख लो। जैसे सपोज करो ये वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर इसके अंदर ये जो लेयर पाई जाती है ये है वो जर्मिनल एपिथेलियम की। किसकी लेयर है? जर्मिनल एपिथेलियम की क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है। और इसी में सेल्स पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं जर्म सेल। कौन सी सेल? जर्म सेल। यानी कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। ये अमेच्योर होती है, अपरिपक्व होती है। जब ये मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद में ये कहलाती है शुक्राणुजन कोशिका। कौन सी कोशिका? शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहलाती है? स्पर्मेटोगोनियम। देखना, ये जो आरेख बनाया है इसमें मैंने ऊपर लिखा है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कौन सी कोशिका है ये? शुक्राणुजन कोशिका। ऐसी कोशिका जो शुक्राणुओं का जन करती है, जनन करती है, या उसका क्या करती है? निर्माण करते हैं। तो सिंगुलर जो होता है, यदि एक वचन में बोले तो स्पर्मेटोगोनियम, और यदि बहुवचन में इनकी अपन बात करेंगे, जो सारी की सारी है, इनको अपन स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। तो वहाँ कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जो डेफिनेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए वो है कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, शुक्र जनन क्या है। तो सबसे इजी डेफिनेशन कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। किसके निर्माण की प्रक्रिया? शुक्राणु। तो शुक्राणु क्या है? स्पर्म क्या है? ये मेल गैमेट है। कौन से गैमेट है? नर युग्मक हैं, और इनके फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। कहाँ होती है ये प्रोसेस? वृषण में, यानी टेस्टिस में क्या होती है? ये क्रिया होती है। अब जब अपन इसका अध्ययन करते हैं तो इसको अपन 2 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरणों में पढ़ेंगे? 2 चरणों में पढ़ेंगे, और वो मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन सा है। पहला जो चरण है वह है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। कौन सा है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसका पार्ट है? ये शुक्र जनन का पार्ट है। हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण या शुक्राणु प्रशु कोशिका का निर्माण। शुक्राणु प्रशु कोशिका यानी शुक्राणु से पहले की। तो ये जो आरेख है, इस आरेख में देखो, यहां मैंने लिख रखा है शुक्राणु पूर्वी कोशिका, स्पर्मेटिड्स जो लिख रखा है। यानी ये जो यहां तक का जो फेज है, रेड कलर वाले स्पर्म को छोड़ दो, और यहां तक का जो ये प्रोसेस है, यहां से लेकर और यहां तक का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट ये वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। कौन सा जनन? शुक्राणु जनन। ठीक है, क्लियर हुआ।
अब अपन बात करेंगे, इसको एक नाम और देते हैं और उसको हम बोलते हैं शुक्राणु कायांतरण। क्या नाम देते हैं इसको? शुक्राणु कायांतरण। बताऊंगा कैसे शुक्राणु कायांतरण, कैसे शुक्राणु कायांतरण। स्पर्मेटोलियोसिस बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोलियोसिस, शुक्राणु कायांतरण। हाँ भाई, तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में होता है, सब लोगों को पता है। यदि इस स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन का अपने को अध्ययन करना है तो कितने चरणों में करेंगे? 2 चरणों में करेंगे। पहला जो है वो है शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण या शुक्राणु प्रसूत कोशिका का क्या करना? निर्माण करना। इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और दूसरा चरण है वो है शुक्राणु जनन या फिर कौन सा कायांतरण? शुक्राणु कायांतरण। तो देख लिया यहाँ तक। हम सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे कौन से साइटोजेनेसिस की? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है क्या? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में अपन क्या बोलेंगे कि एक जो ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये स्पर्मेटोगोनियम आगे चलकर लास्ट में 4 स्पर्मेटिड बनाएगी। कितने स्पर्मेटिड बनाएगी? 4। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो 46 है। कितने क्रोमोसोम है? 46। और जब ये पूरा डिवीजन कर लेती है, मियोसिस फर्स्ट कर लेती है, मियोसिस फर्स्ट के बाद में मियोसिस सेकंड कर लेती है, और मियोसिस सेकंड इसको अपन इक्विवेलेंट डिवीजन भी बोलते हैं, सम विभाजन भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिवीजन। और ये जब कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में ये जो 4 सेल्स हमें मिली है जो हैप्लॉइड होती है, क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, जिनमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 23 होती है ईच में, प्रत्येक में, जिन्हें हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं। तो देखो एकदम सिंपल सा कि शुक्राणु पूर्वी कोशिका या शुक्राणु प्रसूत कोशिका, तो इन्हें अपन बोलते हैं शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु प्रसूत। तो इसको यदि अपन एक डेफिनेशन दे, इसको परिभाषा दे, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो शुक्राणुजन कोशिका है, कौन सी कोशिका? शुक्राणुजन कोशिका, जो ऊपर मैंने लिखी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? स्पर्मेटोगोनियम। ये जो शुक्राणुजन कोशिका है, ये शुक्राणुजन कोशिका थी, हम लोगों ने बताया कैसी थी? डिप्लॉइड थी। और इससे लास्ट में कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकाएं बनी। कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकाएं बनी इससे। और वो जो 4 कोशिकाएं जो बनी हैं वो सारी की सारी हैप्लॉइड हैं। क्या है? वो सारी की सारी हैप्लॉइड हैं। तो एक डिप्लॉइड सेल्स से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और याद रखना कि स्पर्मेटोगोनियम जो सेल्स है उसके द्वारा ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रही है, इनको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, इनको हम शुक्राणु पूर्वी कोशिका कहते हैं। क्यों इनको हम शुक्राणु नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा है, कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा है, फलस्वरूप ये गति नहीं कर सकते, ये अचल होते हैं। क्या होते हैं? अचल होते हैं। इसलिए हम करते क्या हैं? अचल होने के कारण इनके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है और फिर ये मोइटिक या एक्टिव स्पर्म में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन, या इसको हम बोलते हैं शुक्राणु कायांतरण, यानी शुक्राणुओं के काया में क्या हो गया हो? चेंजेस हो गया हो। तो ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तो बात कर रहे हैं कौन से जेनेसिस की? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है वो आप लोगों को डेफिनेशन बता दी मैंने। ये 3 चरणों में होगा। नंबर 1 जो है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? गुणन प्रावस्था। तो देखो इधर देखो, ये कौन सी कोशिका? स्पर्मेटोगोनियम। इस स्पर्मेटोगोनियम ने कौन सा डिवीजन किया? माइटोसिस डिवीजन किया। माइटोसिस डिवीजन करके इसने अनेक सारी क्या बना ली? स्पर्मेटोगोनियम बना ली, जिसको हम सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी फेज कंप्लीट? मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था कंप्लीट। नंबर 2 पर क्या है? ग्रोथ फेज। इन्हीं में से कोई जो सेल्स हैं वो अपना डेवलप करके, अपना विकास करके, अपनी ग्रोथ करके, और वो चेंज हो जाएगी। अब कौन सी में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, प्राथमिक शुक्र कोशिका में। किस में चेंज होगी? प्राथमिक शुक्र कोशिका में। यानी इन्हीं में से कोई है। ये भी डिप्लॉइड है और ये भी क्या है? डिप्लॉइड, बस साइज थोड़ी सी क्या हो गई है इसकी? बड़ी हो गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटो जो साइट्स हैं, ये ग्रोथ फेज में आने के बाद अब आता है इसका कौन सा फेज?
मैच्योरेशन फेज, तो अपन क्या बोलेंगे परिपक्वन अवस्था में? अपन कहेंगे कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। मियोसिस का मतलब इसमें जो क्रोमोसोम है जिनकी जो संख्या वो कितनी है 46 है, वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, अर्थात 23 और 23 कितने हो गए? 2 में आ गई ये, तो इसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। और इनसे ये जो 2 सेल्स बनी हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सी बोलते हैं? द्वितीयक शुक्र कोशिका बोलते हैं। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये कुछ समय के लिए थोड़ा सा क्या करती है? रेस्ट करती है, और उसके बाद ये इक्विवेलेंट डिवीजन करती है, मियोसिस सेकंड दोबारा करती है। फलस्वरूप हमें कितनी सेल्स मिलती है? हमें 4 सेल्स मिलती है, और इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, या शुक्राणु पूर्वी कोशिका, या फिर हम उनको बोलते हैं कौन सी कोशिका? शुक्राणु प्रशु कोशिका। तो हमारा पहला जो चरण था, पहली जो हमारी स्टेज थी वो कंप्लीट है। हमें निर्माण करना था शुक्राणु प्रशु कोशिका का, और वो हम लोगों ने इस आरेख के द्वारा कर दिया। एक बार मैं जल्दी से फिर से बता देता हूं। मल्टीप्लेक्शन में याद रखना स्पर्मेटोगोनियम केवल और केवल अपनी संख्या में वृद्धि करती है, ग्रोथ फेज में अपनी साइज में क्या करती है? वृद्धि करती है, आकार बड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद में ये मियोसिस करती है। मैच्योरेशन में मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट जिसे न्यूनकारी विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर दूसरा कौन सा है? ये मियोसिस सेकंड जिसे हम इक्विवेलेंट बोलते हैं या सम विभाजन बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं कि कितने स्पर्मेटिड्स बने हैं? 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं। लेकिन ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये अचल हैं, ये गति नहीं करते, इसलिए हम इनको शुक्राणु नहीं बोल सकते। अब सेकंड जो स्टेज आएगी उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मलियोसिस, शुक्राणु कायांतरण भी बोलते हैं अपन इसको। क्या बोल सकते हैं? स्पर्मलियोसिस भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या बात करेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस है, इसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे? इसके अंदर अपन बात करेंगे कि ये जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका है, इन शुक्राणु पूर्वी कोशिका या जो फिर इनको स्पर्मेटिड्स जो हम लोगों ने बोला है, स्पर्मेटिड्स जो इनको हम लोगों ने बोला है, ये नॉन मोएटिक होते हैं, ये गति नहीं कर पाते, ये अचल होते हैं। क्या होते हैं? ये अचल होते हैं। तो ये स्पर्मेटिड्स से किसके निर्माण की प्रक्रिया? स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया, या स्पर्मेटोजोआ के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, या हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। क्लियर? अब एक चीज याद रखना, इसको हम लोग शुक्राणु कायांतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शुक्राणु कायांतरण भी बोलते हैं। अब शुक्राणु जनन और शुक्राणु कायांतरण, तो शुक्राणु कायांतरण का मतलब तो यह है कि ये शुक्राणु तो नहीं थे, लेकिन इनको शुक्राणुओं में बदलना है, तो इनकी काया में चेंज करना है, इनकी बॉडी में क्या करना है? चेंज करना है। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा और कंफ्यूज वाला है। इस पूरी प्रोसेस को यहां से लेकर और यहां तक की पूरी प्रोसेस को तो हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? शुक्र जनन। और यहां में एक ओब्लिक लगा के बोल दूं शुक्राणु जनन। क्या बोल दूं? शुक्राणु जनन। दोनों में बहुत अंतर है। शुक्र जनन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये जो शुक्राणु जनन है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो कई बार पूछा है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, शुक्राणु जनन अलग है और शुक्र जनन अलग। तो शुक्र जनन की डेफिनेशन तो क्या है कि स्पर्मेटोगोनियम से मैच्योर स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। और यदि पूछ ले कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं या फिर स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो याद रखना कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ के निर्माण की प्रक्रिया को, केवल इतने के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। तो ये शुक्राणु जनन वाला जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी में आप लोगों को बताता हूं कि कौन से जो हार्मोन हैं वो इस क्रिया को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो एकदम इजी सा याद रखना कि पहली बात तो ये कि जो शुक्र जनन है, ये शुक्र जनन प्यूबरिटी के टाइम स्टार्ट होता है, जिस समय पीयूष ग्रंथि के द्वारा LH और दूसरा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? FSH। कौन सी ग्लैंड के द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा LH और FSH। LH किस पर कार्य करता है? LH जो है वो लेडिंग पर कार्य करता है। कौन सी कोशिका पर कार्य करता है? लेडिंग कोशिका पर कार्य करता है। याद रखना, बाद में बता दूंगा और ज्यादा डीपली। लेडिंग कोशिका जो है वो एंड्रोजन का, किसका? एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण,
पढ़ा है आप लोगों ने नाम, कौन सा हार्मोन, पुंजन हार्मोन का क्या करता है, स्रावण करता है। और ये एफएसएच जो है ये सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है, या सर्टोली कोशिका को उद्दीपित करते हैं। सामान्यतः सर्टोली कोशिका का काम क्या है, सर्टोली कोशिका का काम है पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। किसको पोषण प्रदान करना, ये पोषण प्रदान करती है शुक्राणुओं को। तो इधर देखो, ये जो LH है ये लेडिंग कोशिका पर जो कार्य करता है, जो किसका, एंड्रोजन हार्मोन का क्या करता है, संश्लेषण। और ये जो लेडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करता है, ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को, कौन से जनन की प्रक्रिया को, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को क्या करती है, प्रेरित करती है, या अपन बोल सकते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को क्या करती है, सहायता करती है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा बताया था, एफएसएच। एफएसएच का क्या काम है, एफएसएच का काम है कि ये कुछ कारकों के साथ मिलकर, एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करेगी, फिर ये कुछ कारकों के साथ मिलकर पूरी की पूरी कौन सी क्रिया को प्रेरित करती है, शुक्र जनन की क्रिया को या स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। और ये वाला किसको करता है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया को। एकदम इजी सा है, कंफ्यूज हो जाते हो। LH और एफएसएच, LH जो है वो कंट्रोल करता है किसको, स्पर्मियोजेनेसिस को, इस नीचे वाले पार्ट को, और एफएसएच है वो पूरे हुल को, पूरे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में LH का फंक्शन क्या है। तो LH का फंक्शन है लेडिंग कोशिका को ऊपर कार्य करना, और एफएसएच का फंक्शन है सर्टोली कोशिका पर कार्य करना। तो आज हम लोगों ने बात की स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस दोनों हो चुके हैं। आप लोग इनमें डिफरेंस है वो तैयार करना कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरा का पूरा ये इसका जो डायग्रामेटिक दे रखा है, मैंने चार्ट बना के दिया है, उसको एक बार अच्छे से समझ लेना। यदि ये क्लियर है तो पूरी थ्योरी क्लियर है। थ्योरी है ही नहीं इसमें केवल और केवल ये चार्ट है। इस चार्ट को क्लियर कर लेना। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों को वो सॉल्व आउट करूँगा। सॉल्यूशन जो भी होगा वो आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू।